नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा जो थर्ड पॉइंट रह जाएगा, ठीक है? कि केंद्रीय वित्त आयोग जो होता है यानी कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो होता है यानी कि कमीशन जो होता है, वो पंचायती राज संस्थाएँ होती हैं, उनके वित्तीय सशक्तिकरण में किस तरीके से उसकी मतलब भूमिका रहती है, किस तरीके से वो फंड्स वगैरह प्रोवाइड करता है, क्या सारी प्रोसेस रहती है, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि वित्त आयोग तथा उसके अध्यक्ष के बारे में, जो ये केंद्र वित्त आयोग है उसके संदर्भ में, ठीक है? तो बात करते हैं सबसे पहला जो वित्त आयोग बना था, ठीक है? तो जस्ट अ सेकंड, पहला वित्त आयोग बना था, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, जस्ट वेट फ्यू सेकंड। हाँ, तो जो पहला वित्त आयोग बना था, वो हमारा उस वित्त आयोग का जो नियुक्ति वर्ष था वो था 1951 और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो केसी नियोगी थे, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस बात को। जनरली आपसे पहला पूछा जाएगा और करंट में जो है वो पूछा जाएगा। तो करंट वाला तो आप उस समय जिस समय आपका एग्जाम होगा, तो उस समय आप देख के जाइएगा कि उस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है? और पहले के बारे में पहला तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे? केसी नियोगी साहब और इसकी इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो 1951 में हुई थी, ठीक है? उसके बाद में हर 5 साल पे आप इसको रिलेट करते हुए चले जाएँगे तो दूसरा दूसरा हो जाएगा आपका के संथानम साहब और के संथानम समिति भी गठित हुई थी, आपको मैंने बताया था, तो ये के संथानम 1956, ठीक है? तीसरे वित्त आयोग के संदर्भ में अगर बात करें तो ए के चंद्रा, यो की और 5 साल आगे बढ़ा दो तो 1960, ठीक है? ठीक है? अब बात करते हैं चौथे वित्त आयोग के बारे में। चौथे वित्त आयोग जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार, जो कि 1964 में थे, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस बात को। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से भी आ सकता है कि कह सकते हैं जो पहली हमारी समिति थी या कह सकते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति के गठन के समय कौन-सा वित्त आयोग चल रहा था, तो उस समय हो जाएगा दूसरा वित्त आयोग और उस वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के संथानम साहब थे, ठीक है? चूँकि 1957 में वो समिति गठित हुई थी और 1956 में ये जो था केंद्रीय वित्त आयोग दूसरा वाला चल रहा था, ठीक है? आगे बात करते हैं 5वें वित्त आयोग के बारे में, तो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे महावीर त्यागी साहब, जो कि 1968 में कह सकते हैं इनके नियुक्ति वर्ष था, यानी कि 64 के बाद में और 4 साल आगे बढ़ जाएगा तो 1968, ठीक है? छठे वित्त आयोग के संदर्भ में अगर बात करी जाए तो ब्रह्मानंद रेड्डी थे, जो कि 1972 में थे। उसके बाद अगर 7वें वित्त आयोग के बारे में चर्चा की जाए तो जेएस सेलात, जो जेएम सेलात, जो कि 1970 में थे, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस बात को। बात करते हैं अगर 8वें वित्त आयोग के बारे में तो 1982 में इसका गठन हुआ था, बाई वी चौहान इसके अध्यक्ष थे। और 9वें वित्त आयोग के बारे में बात करें तो एन.के.पी. सॉल्वे 1987, सॉल्वे 87, 8वें में 82 में चौहान, 7 में 7 में अगर बात की जाए तो सेलात 1977, छठे में ब्रह्मानंद, 5वें में महावीर त्यागी, चौथे में डॉक्टर पीवी राजमन्नार, चौथे में पीवी राजमन्नार और तीसरे में ए के चंदा और दूसरे में के संथानम, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस बात को। और इनके नियुक्ति वर्ष के अगर संदर्भ में बात करी जाए तो आपको केवल ये दूसरा वाला नियुक्त, पहला तो ध्यान रखना ही 1951 के केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है? और दूसरे के अगर संदर्भ में बात करें जाए तो दूसरा तो 1956 हो ही जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा 1960, चौथा 64, पांचवा 68, फिर 72, 68 के बाद में 5 साल बाद 72, 4 साल बाद, ठीक है? और 72 के 5 साल बाद फिर 77, 77 के बाद में 82, ठीक है? यानी कि 82 और 82 के बाद में 87। तो इस तरीके से ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये थे केंद्रीय वित्त आयोग, जो कि मैंने 9वें तक बता दिया। अब आगे चलते हैं। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि 15वां वित्त आयोग चल ही रहा है, ठीक है? तो 10वें वित्त आयोग के बारे में बात करते हैं तो 10वें केसी पंत थे, जो कि 1992 में थे। इनका जो नियुक्ति कार्यकाल था, लेकिन इस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालाँकि मतलब ज़्यादा तो इसका इनका कुछ नहीं था, बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि पंचायती राज अधिनियम, या कह सकते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उस समय कौन-सा वित्त आयोग चल रहा था? तो उस समय 10वां वित्त आयोग चल रहा था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंत साहब थे, केसी पंत। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। और इनका जो कह सकते हैं कि जो गठन हुआ था वो हुआ था 1992 में, ठीक है? और 1992 में ही वो हालांकि विधेयक भी आया था जो कि 1993 में उसका नामाकरण हुआ था। और बात करते हैं अगर 94 में तो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था।
आगे चलते हैं 11वें वित्त आयोग के बारे में। तो 11वें वित्त आयोग थे एम खुसरो 1998 में, ठीक है। और 12वें वित्त आयोग के बारे में बात करी जाए तो ये सी रंगराजन साहब थे 2002 में इनका गठन हुआ था। और 13वें वित्त आयोग थे डॉक्टर विजय केलकर, और 2007 में इनका जो कह सकते हैं कि निर्माण हुआ था। और 14वें वित्त आयोग वाई बी रेड्डी थे, ठीक है। और 15वें वित्त आयोग एन के सिंह, ठीक है। ध्यान रखेंगे एन के सिंह जी का जो नियुक्ति कार्यकाल था वो 2017 से था, ठीक। तो कह सकते हैं कि अभी 14वें वित्त आयोग वाई बी रेड्डी 2013 और एनके सिंह 2017। हालांकि अभी 16वां वित्त आयोग भी का भी गठन हो चुका है, ठीक है। तो वो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उनका देख लेंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और वो उसका जो गठन हुआ था वो गठन वर्ष कौन सा था, ठीक है। बात करते हैं 15वें वित्त आयोग, तो एनके सिंह 2017। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट। बात करते हैं केंद्रीय वित्त आयोग क्या होता है, आखिर क्या इसका क्या एक सिनेरियो देख लेते हैं। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है। कुल मिला के ये संवैधानिक निकाय है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के से संबंधित प्रावधान का वर्णन है, ठीक है। वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यदि राष्ट्रपति चाहे यानी कि उसे आवश्यक लगे तो 5 वर्ष पूर्व भी वित्त आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। तो ध्यान रखेंगे 5 वर्ष तक का इसका कार्यकाल रहता है। और केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में अगर बात करी जाए तो राष्ट्रपति इसका गठन करता है। सेम उसी तरीके से अगर राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में बात करते हैं तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है और उसका भी कार्यकाल 5 वर्ष तक रहता है। आगे चलते हैं तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है उसमें एक अध्यक्ष रहेगा तथा उस अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है और ये सभी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश के उल्लिखित समय तक अपने पद पर बने रहते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। जो वित्त आयोग है तो केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। लेकिन वहीं अगर जब मैंने आपको राज्य वित्त आयोग पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन केंद्रीय वित्त आयोग के मामले में इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके अध्यक्ष तथा जो होते हैं सदस्य इनकी योग्यता के बारे में। तो वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए और उनकी नियुक्ति के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए ये निर्धारित करने का अधिकार संविधान द्वारा संसद को दिया गया, ठीक है। यानी कि कौन कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं होगा ये जो है पावर वो संसद के पास में है। संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई वो इस प्रकार है, जिसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर उसकी नियुक्ति की जा सकती है जिसके पास सार्वजनिक मामलों यानी कि जो पब्लिक अफेयर्स के जो होते हैं अनुभव हो, यानी कि सार्वजनिक मामलों को निपटाने का अनुभव हो। इसके अलावा 4 अन्य सदस्यों में से एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। मैंने आपको जो मतलब कि टोटल 5 सदस्य होते हैं ना वित्त आयोग में, एक अध्यक्ष और उसके अलावा 5 अन्य सदस्य, तो उस 4 अन्य सदस्य, तो उन 4 अन्य सदस्यों में एक किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। सीधा सीधा लिखा है 4 सदस्यों में से कम एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या फिर उसके पास में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त होने वाली योग्यता होनी चाहिए। यानी कि कुल मिला के लगभग 10 वर्ष का उसका उच्च न्यायालय में वो प्रवक्ता रहा हो, किसी भी उच्च न्यायालय में मिनिमम, ठीक है। कुल मिला के आपको बस ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उसको ध्यान रखना है कि टोटल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। उन 4 अन्य सदस्यों में मिनिमम एक सदस्य के पास में न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। किसी भी उच्च न्यायालय का वो या तो न्यायाधीश रहा हो या फिर उसके पास में न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। सेकंड, जो अध्यक्ष रहता है तो उस अध्यक्ष के बारे में बोला गया है कि उसके पास में सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए। एक के पास में इकोनॉमिक्स का विशेष ज्ञान होना चाहिए। मतलब ये जो 4 अन्य सदस्य हैं उनके बारे में चर्चा करता है। एक तो न्यायाधीश होगा, एक के पास में अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए, एक के पास में सरकार के वित्त और लेखा यानी कि फाइनेंस और अकाउंट के संबंध में विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो कुल मिला के एक इकोनॉमिक्स हो गया, एक जज हो गया और एक फाइनेंस और अकाउंटिंग वाला हो गया, और एक के पास में वित्तीय मामलों और प्रशासन से संबंधित व्यापक अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से आपके 5 सदस्य हो जाएंगे, जिसमें एक के पास में वित्तीय मामलों और प्रशासन से संबंधित व्यापक ज्ञान, एक के पास में वित्त तथा लेखा से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, एक के पास मतलब अर्थशास्त्र से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, और एक के पास में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो या तो वो हो या फिर होने की अथॉरिटी होनी चाहिए या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और जो जो अध्यक्ष रहेगा उसका वित्त आयोग का यानी केंद्रीय वित्त आयोग का, उसको सार्वजनिक मामलों में का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते वित्त आयोग के कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो केंद्रीय वित्त आयोग के कार्य जो होते हैं, वित्त आयोग निम्नलिखित मुद्दों पर भारत के राष्ट्रपति को सिफारिशें देता है, जिसमें भारत की संचित निधि में से केंद्र द्वारा राज्यों को
सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, यानी कि भारत की संचित निधि में से केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले जो सिद्धांत होते हैं, वो वित्त आयोग ही राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश देता है कि ज्यादा पैसे मत दो और किस तरीके से कितने कितने पैसे देने हैं, वो वित्त आयोग बताएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की समेकित निधि का विस्तार करने के लिए आवश्यक कदम जो उठाता है वो हो जाता है वित्त आयोग। ठीक है, आगे चलते हैं कि सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मामला, सुदृढ़ वित्त के हित में कोई भी सॉरी, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अन्य मामला होता है तो वहां पे जो वित्त आयोग होता है वही सिफारिश करता है, वही डिसीजन लेता है। सुदृढ़ वित्त के हित के में कोई भी मामला राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा जा सकता है, यानी कि अब राष्ट्रपति, आपको पता ही है कि राष्ट्रपति भले मतलब उत्तर प्रदेश का राष्ट्रपति जो होता है, जो जनरली अब राज्यपाल को ही प्रमोट करके राष्ट्रपति बना दिया जाता है किसी एक राज्य के राज्यपाल को, लेकिन फिर भी मतलब एक तो काम होता है कि कोई व्यक्ति, जैसे कि अब आपको, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, अगर आपको किसी स्पेशली, मान लीजिए जैसे कि एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर ने अपनी आधी जिंदगी डॉक्टरी में ही लगा दी होती है, तो वो एज कम्पेयर टू यू आपसे अच्छा आप कितने भी अच्छे मतलब की कह सकते हैं, आपको सभी कामों का आपको नॉलेज हो, लेकिन फिर भी आप उसके कंपैरिजन में तो उतना एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब सपोज अगर आप कंप्यूटर चलाते तो हो सकता है कि कोई दूसरा उतना अच्छा कंप्यूटर ना चला पाता हो जितना आप, लेकिन अगर वहीं कोई दूसरा व्यक्ति कोई अन्य कार्य कर रहा है तो उसके संदर्भ में आप वो कार्य उसके से अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए कुल मिला के राष्ट्रपति को भी मतलब वित्त से संबंधित कोई भी काम मामला होता है तो वो वित्त आयोग को ही भेजा जाता है। ठीक है, और सिफारिश राष्ट्रपति खुद भी मांग मांग सकता है। आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, यानी कि जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है वो अपनी जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को ही सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। ठीक है, पॉइंट ये है कि अगर कोई मतलब की रिपोर्ट है, तो वित्त आयोग ने अगर कोई रिपोर्ट बनाई है तो वित्त आयोग डायरेक्ट सरकार के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करता, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है और फिर जाके राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन होते हैं, जो कि एक लोकसभा होता है एक राज्यसभा, दोनों में जो राष्ट्रपति होता है वो उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे चलते प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाया जाता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्रवाई की जानकारी हो सके, यानी कि जो भी सिफारिशें देता है वित्त आयोग, तो उन सिफारिशों के साथ साथ में उनको प्रॉपर एक प्रूफ भी देना पड़ता है ताकि सिफारिशों के संबंध में जो भी कार्रवाई हुई है उसकी प्रॉपर जानकारी हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कि वित्त आयोग के संबंध में कुछ प्रमुख वित्त आयोग के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि वित्त आयोग से संबंधित जो तथ्य वगैरह हैं, यानी कि जो फैक्ट हैं उनके बारे में। तो वित्त आयोग राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को जोड़ने के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि का मूल्यांकन करता है। ठीक है, यानी कुल मिला के राज्य की समेकित निधि में कितना पैसा देना है, क्या कैसा इसका मतलब अलोकेट करना है पैसा, तो वो जो होता है वो वित्त आयोग करता है, जो कि पंचायतों तथा नगर नगर पालिकाओं में जो मूलभूत मतलब जो भी है आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं कि वित्त आयोग के पास अपने गतिविधि क्षेत्र के भीतर अपने कार्यों को करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं, यानी वित्त आयोग के पास अपने गतिविधि क्षेत्र के भीतर अपने कार्यों को करने के लिए पर्याप्त पावर्स वगैरह पहले से दे रखी गई है। ठीक है, चूंकि ये संवैधानिक निकाय है। आगे बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार वित्त आयोग के पास सिविल कोर्ट की भी शक्तियां हैं। ठीक है, तो वित्त आयोग जो होता है वो एक कह सकते हैं कि नागरिक न्यायालय भी है, और यह गवाहों को बुला सकता है, किसी कार्यालय या अदालत से सार्वजनिक दस्तावेज या रिकॉर्ड पेश करने के लिए भी कह सकता है। यानी कुल मिला के जो वित्त आयोग होता है वो एक सिविल कोर्ट भी, सिविल न्यायालय भी होता है। आगे बात करते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की अनुशंसा से संबंधित प्रावधान तो है, लेकिन कहीं भी यह वर्णित नहीं है कि वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा सरकार पर भी किसी भी प्रकार से बाध्यकारी होगी। ठीक है, यानी कुल मिला के अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग से की अनुशंसा से संबंधित प्रावधान है, लेकिन ये कहीं पे भी लीगल तौर पे ये नहीं बोला गया है कि वित्त आयोग की सिफारिशों के लिए सरकार बाध्यकारी होगी। अगर वित्त आयोग ने बोला है कि मतलब कि मान लीजिए जैसे कि वित्त आयोग ने बोला है कि बिहार का जो राज्य वित्त आयोग है उसको प्रति 5 वर्ष में लगभग 5,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर उसने बोल दिया है तो केंद्र सरकार को उसको देना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार के पास में अगर नहीं है, केंद्र सरकार नहीं चाहती है देना, तो नहीं दे सकती है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के वित्त आयोग के जो प्रावधान है या सिफारिशें हैं वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होंगी। आगे बात करते हैं इसके संबंध में चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार
ने कहा था कि क्योंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इससे अपेक्षा की जाती है कि यह अर्धन्यायिक हो, तो वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति राष्ट्रपति को जो भी अनुशंसा दी जाती है, भारत की सरकार को उसे गंभीरता से लेना चाहिए और बिना किसी दमदार वजह से के उसकी अनुशंसा को पूर्णतः अस्वीकार नहीं करना चाहिए। यानी कुल मिला के क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि किस आयोग ने ये बोला था कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार के ऊपर बाध्यकारी बनाना चाहिए, तो वो थे चौथा वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी राजमन्ना। ठीक है, आगे चलते हैं वित्त आयोग के सलाहकारी भूमिका के बारे में। तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं और इसीलिए सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। यह केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वह राज्यों को धन देने पर आयोग की सिफारिशों को लागू करे। सिफारिशें भारत सरकार के लिए बाध्यकारी होंगी। यानी कि भारत सरकार का यहाँ पे मतलब है कि जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, तो कुल मिला के जो वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उनके लिए डायरेक्ट केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी, या कह सकते केंद्र सरकार इसके लिए बाध्य नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर वही संदर्भ में बात की जाए कि भारत सरकार के बारे में, भारत सरकार यानी कि भारत का राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति इसकी सलाह को स्वीकार करेगा और कोशिश करेगा उसको मतलब कि केंद्र सरकार को बताए और उसके बाद केंद्र सरकार से अपील करेगा कि वो उन सलाह को लागू करे या माने। ठीक है, अगला आ जाता है कि 15वें वित्त आयोग की संरचना के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, चूंकि अभी करंट में तो 16वां वित्त आयोग चल रहा है, पर 15वें वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 280 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाला एक अध्यक्ष और चार सदस्यों मिलकर वित्त आयोग बनेगा। मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, और चारों सदस्यों के बारे में भी मैंने बताया था कि किसके पास में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एक को वित्त तथा लेखा का अनुभव होना चाहिए, एक को इकोनॉमिक्स का अनुभव होना चाहिए, एक हाई कोर्ट का न्यायालय मतलब न्यायाधीश बनने का अनुभव होना चाहिए, तथा एक के पास में केवल केवल वित्तीय जो समितियां रहती हैं उसका निर्णय मतलब अनुभव होना चाहिए, और अध्यक्ष के पास में तो सार्वजनिक अनुभव ही होना चाहिए। ठीक है, आप बात करते हैं कि 27 नवंबर 2017 को डॉक्टर एन के सिंह को 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, यानी कि 27 नवंबर 2017। एनके सिंह भारत के पूर्व सचिव एवं 2008 से 2014 तक बिहार राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। यानी कि कुल मिला के अगर एनके सिंह के बारे में बात करी जाए तो बिहार से राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो रह चुके हैं डॉक्टर एनके सिंह, और ये भारत सरकार के भी पूर्व सचिव रह चुके हैं, जो कि 2008 से 2014 तक मतलब ये राज्यसभा के भी सदस्य रहे थे। उसके बाद में 27 नवंबर 2017 को इनको 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा चार अन्य सदस्यों में शक्तिकांत दास, जो कि भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव थे, और आरबीआई की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी थे। ठीक है, डॉक्टर अनूप सिंह, जो कि सहायक प्रोफेसर थे, जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय वॉशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए में है। ठीक है, और इसके अलावा पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, जो कि बंधन बैंक के अध्यक्ष थे, तथा डॉक्टर रमेश चंद्र, जो कि नीति आयोग के सदस्य थे। इनके या अंश इसके अंशकालिक सदस्य मनोनीत किए गए थे, यानी कि कुछ समय के लिए शक्तिकांत दास, डॉक्टर अनूप सिंह, ठीक है, और अशोक लाहिड़ी तथा रमेश चंद्र और एनके सिंह। तो ये टोटल 5 सदस्य थे, जो कि 15वें वित्त आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021-22 और 25-26 से 21-22 से लेके 25-26 के दौरान पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए लगभग 1.42 लाख करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान करवाया जाना था। और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 5 वर्षों 2021 से 22 से लेकर 25-26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों या कह सकते हैं कि जो पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए लगभग 1,42,084 करोड़ रुपए, काफी लंबा अमाउंट हो जाता है, 1,42,084 करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ है। और गांव में इन सेवाओं को सुनिश्चित करने और इस प्रकार की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा जीवन की गुणवत्ता पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, 15वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान के से ग्राम पंचायतों को उनकी सुनिश्चित जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी योजनाओं को लागू करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी, और ग्राम पंचायतें सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय सार्वजनिक सेवाओं के रूप में महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। यह भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप स्थानीय स्वायत्त शासन को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यानी कुल मिला के आपसे ये पूछा जाएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, एनके सिंह थे, इनका मतलब कह सकते हैं कि कब से ये बने थे, 27 दिसंबर 2014 से। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करी जाए कि
सॉरी 27 दिसंबर 2017 से, ठीक है। और इसके अलावा 15वें वित्त आयोग ने कितने रुपए पंचायतों के लिए पेयजल तथा सुख सुविधाओं के लिए दिए हैं, तो लगभग लगभग 1.42 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। आगे चलते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को जो अनुदान के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। 7वां पॉइंट है, तो केंद्रीय सॉरी 15वें वित्त आयोग ने 5 साल की अवधि के लिए यानी 21-22 से लेकर 25-26 तक लगभग 5 वर्ष के लिए ये आयोग का गठन हुआ है। 25-26 तक ये कार्य करेगा और 26 के बाद में या कह सकते हैं कि अप्रैल 26 में दूसरा आयोग अपना कार्य करने लगेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सिस्टम। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राशि पंचायती राज संस्थाओं या जिला परिषद, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत में 5, 20 या 75 के अनुपात में वर्ष 2011 की जनसंख्या एवं प्रस्तावित जिलेवार भारांकन के आधार पर वितरित की जाएगी। मतलब जिला पंचायत को, जैसे कि अगर केंद्र सरकार से वित्त आयोग के तहत में 100 रुपए एलोकेट किए गए, 100 रुपए दिए गए हैं, तो जिला परिषद को 5 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर क्षेत्र पंचायत के बारे में बात की जाए, क्षेत्र पंचायत को 20 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 25 रुपए ये हो गए। उसके अलावा जो बचे 75 रुपए हैं वो ग्राम पंचायत को दिए जाएंगे, ठीक है। ये इसके अनुपात में वितरित किए जाएंगे सिस्टम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 2011 की जनसंख्या एवं प्रस्तावित जिलेवार भारांक के आधार पर ये वितरित किए जाएंगे। वहीं अगर बात करते हैं 16वें वित्त आयोग सॉरी 15वें वित्त आयोग भारत सरकार की अंतिम रिपोर्ट में अनुशंसित अनुदान का 40% अनटाइड अनाबद्ध अनुदान एवं 60% टाइड, कुल मिला के अनटाइड में रहेगा 40% और 60% अनटाइड टाइड में रहेगा, आबद्ध के अनुदान के रूप में होगा। अनटाइड अनुदान का उपयोग वेतन और अन्य प्रशासनिक व्ययों को छोड़कर स्थानीय आवश्यकताओं जैसे स्ट्रीट लाइट और प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक परिसंपत्तियों, भवनों जैसे प्राथमिक उच्च विद्यालयों या प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, सहकारी बीज एवं उर्वरक भंडारण केंद्रों, सड़कों की मरम्मत, फुटपाथ, उद्यान, खेल मैदान, श्मशान स्थलों के रखरखाव की व्यवस्था को पूरा करने हेतु किया जा सकेगा। पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं अन्य विभाग भारत सरकार की सिफारिशों के अनुसार अनुदान 50-50%, पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं व्यय विभाग भारत सरकार की सिफारिशों के अनुसार 50-50% की 2 किस्तों में जारी किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के 50% पहले दे दिया जाएगा और 50% बाद में दिया जाएगा, जिसमें से 50% टाइड अनुदान का उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए तथा शेष 50% बुनियादी सेवाओं तथा पेयजल आपूर्ति, जल संचलन तथा जल पुनर्चक्रण के लिए किया जाएगा। कुल मिला के पंचायती राज के तहत या वित्त मंत्रालय के तहत या व्यय विभाग के तहत भारत सरकार की सिफारिशों के अनुसार जो पंचायतों को पैसा दिया जाएगा वो 2 शिफ्ट में दिया जाएगा। पहले 50% इशू किया जाएगा और दूसरा 50% इशू किया जाएगा। और बात करते हैं जो टोटल 100% पैसा, उसमें 50% पैसा जो रहेगा वो स्वच्छता तथा खुले में शौच से मुक्ति के लिए यूज किया जाएगा, यानी स्वच्छता तथा खुले में शौच से मुक्ति के लिए। और बचा हुआ जो 50% है पैसा वो बुनियादी सेवाओं के लिए, यानी कि पेयजल आपूर्ति है या जल संचलन है या जल पुनर्चक्रण है, उसके लिए यूज किया जाएगा। तो टाइड और अनटाइड जो परसेंटेज रहता है वो अनटाइड में रहेगा 40 और टाइड में रहेगा 60, ठीक है, 15वें वित्त आयोग के तहत। और अगर वही बात करती जाए सिस्टम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो पैसा होता है वो 5, 20 और 75 के अनुपात में डिवाइड होगा, जहाँ पे जिला परिषद को 5 और क्षेत्र पंचायत को 20। वहीं अगर बात करते हैं कि पंचायती राज या कह सकते हैं ग्राम पंचायत को 75% पैसा एलोकेट किया जाएगा। तो ये था केंद्रीय वित्त आयोग का, कह सकते हैं केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उनकी भूमिका तथा इनका जो डिवाइडेशन था पैसे का, उसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की है, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।